हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य वंश। मौर्य वंश का ओरिजिन मगध साम्राज्य में हुआ था, जिसका मुख्य केंद्र था पाटलिपुत्र। मौर्य वंश भारत के इतिहास में हुए महान साम्राज्यों में से एक था, जिसके स्थापना की श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, जिन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका अपने गुरु चाणक्य उर्फ कौटिल्य की मदद से और मौर्य वंश की स्थापना करा। मौर्य वंश के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हमें दो किताबों से प्राप्त होती है। पहला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र और दूसरा है मेगास्थनीज के इंडिका। और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में पूरा डिटेल में ये विवरण किया हुआ है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन पर अधिकार प्राप्त किया चाणक्य की मदद से। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी प्रसिद्ध है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश बताते हैं कि किस तरह से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और एक तिब्बतियन ग्रंथ दिव्यवादन से पता चलता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का तिब्बत में किस तरह से प्रचार किया। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को डिकोड करने वाले जेम्स प्रिंसेप, ये इस बार भी क्वेश्चन आया था, आप लोग को याद होगा। ठीक है, 17वीं बीपीएससी में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने भी मॉडर्न डायनेस्टी के कल्चर को बताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुम्हार पाटलिपुत्र से जो खुदाई हुआ है वहां से मौर्य वंश के शासनकाल से जुड़े 80 पिलर्ड हॉल मिला है, यानी 80 पिलर वाले हॉल की खोज हुई है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के कार्यकाल से जुड़े कुछ पॉलिश्ड पिलर्स मिले हैं। रामपुरवा, वैशाली कुम्हार, लौरिया आर्यराज और लौरिया नंदनगढ़ से। कुछ प्री मौर्यन टाइम से पंच मार्क चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं गोरखपुर से। ज़्यादातर इन सिक्कों पर नेचर के सिंबल्स हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, पेड़, पशु पक्षी इत्यादि। ठीक है, इन सब से पता चलता है कि ये लोग प्रकृति प्रेमी होंगे। अभी देखिए, मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो मुख्य रूप से 4 राजाओं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और यही 4 मुख्य रूप से थे भी इस वंश के मुख्य पार्ट। ठीक है, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा उनके बेटे बिंदुसार, तीसरा इनके बेटे अशोक, चौथे और अंतिम शासक थे बृहद्रथ, जिसे उखाड़ फेंका पुष्यमित्र सुंगा ने और सुंगा वंश की स्थापना करा। ठीक है, कुछ डिटेल्स देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो
संस्थापक थे मौर्य वंश के। ठीक है, इन्हीं के कोर्ट में सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट का जनरल था, उन्होंने मेगास्थनीज नामक ग्रीक एम्बेसडर यानी अपने दूतावास को भेजा था। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटास नाम से पुकारा, जैसा कि बहुत सारे ग्रीक विद्वान भी उन्हें पुकारते थे। चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर दोनों ही समकालीन थे, कॉन्टेम्पोररीज थे। ठीक है, सिकंदर ने अपने गवर्नर सेल्यूकस निकेटर को भारत के उत्तरी पश्चिमी इलाका, खासकर उन क्षेत्रों को जो कि सिंधु नदी के पश्चिम की ओर स्थित था, उन्हें गवर्न करने के लिए अपने जनरल सेल्यूकस निकेटर को अपॉइंट करा था। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया और भारत के उत्तरी पश्चिमी इलाकों को छुड़ा लिया। हार जाने के बाद सेल्यूकस को बहुत सारा क्षेत्र, जैसे कि कंधार का जो क्षेत्र था, जिसको ग्रीक विद्वान सब एराकोसिया कहते थे, बलूचिस्तान का क्षेत्र, जिसको ग्रीक में गेड्रोसिया कहते, और काबुल और अफगानिस्तान का क्षेत्र, जिसे पारापोमिसडाई ग्रीक में कहते आदि, इन सभी क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को सरेंडर करना पड़ा। इसके साथ ही 500 हाथी भी चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सेल्यूकस ने अपनी बहन हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। ठीक है, ये सभी एक संधि का पार्ट था, जो कि अक्सर युद्ध के बाद की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखें तो उन्होंने अपना बचपन और अर्ली लाइफ तक्षशिला में ही गुजारा, जहां पर उनका संपर्क कौटिल्य उर्फ चाणक्य से हुआ था, जो कि उनके गुरु थे। उन्होंने उनको ट्रेनिंग दिया हर क्षेत्र में और उनकी पूरी तरह से मदद की, किस तरह से वो धनानंद को सिंहासन से उखाड़ फेंक मौर्य वंश की स्थापना कर सकते हैं। बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए तो कौटिल्य प्राइम मिनिस्टर थे उनके, दैट इज अमात्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के एक्सटेंशन की बात करें तो उनका साम्राज्य आज के डेट के उड़ीसा, बंगाल, स्वाभाविक है इसी में बिहार और झारखंड वाला क्षेत्र भी निहित होगा, पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी एरिया और साउथ इंडिया यानी डेक्कन का मेजॉरिटी पोर्शंस शामिल था। तो इस तरह से मौर्य एम्पायर जो था वो भारत की मिट्टी का पहला और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स ऑफ इंडिया था। जैन ग्रंथों की माने तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया, जैन धर्म अपना लिया और वो जैन शिष्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटका मैसूर में श्रवणबेलगोला नामक जगह के पहाड़ियों पर चले गए और वहां पर उन्होंने साले खाना नाम का रिचुअल परफॉर्म करा। क्या होता है साले खाना? ये होता है डेथ बाय स्लो स्टार्वेशन। जैन धर्म में ये एक रिवाज है, ठीक है, साले खाना नामक, जिसे बहुत शिष्य प्रैक्टिस करते हैं, जिसका मतलब है कि जानबूझकर कम खाना या न खाना, जिससे कि धीरे धीरे भूख से प्राण निकल जाए और इंसान की डेथ हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो श्रवणबेलगोला मठ, ठीक है, तो जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने
भद्रबाहु के साथ सालेखाना परफॉर्म करा था और अपना शरीर त्याग दिया। वहां पर आज के डेट में एक मठ स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उनके बेटे बिंदुसार के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। ठीक है, इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि चाइनीज टेक्स्ट में इन्हें बिंदुपाल के नाम से जाना जाता है। वहीं जैन ग्रंथ में इन्हें सिंहासेन या सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। वहीं वायु पुराण में इन्हें भद्रसेन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो बिंदुसार को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है अलग अलग ग्रंथों में। क्लियर है? बिंदुपाल, सिंहसेन और भद्रसेन। नेक्स्ट, बिंदुसार का जो कार्यकाल था ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इनके संपर्क बहुत सारे ग्रीक राजाओं के साथ थे, जो कि बिंदुसार को अमिट्रोकेट्स दैट इज स्लेयर ऑफ एनिमीज के नाम से पुकारा करते। ठीक है, मतलब दुश्मनों का खात्मा करने वाला। वहीं एक किताब है महाभाष्य। ठीक है, इस किताब में बिंदुसार को अमित्रघाट नाम से पुकारा गया है, जिसका मतलब होता है किलर ऑफ एनिमीज, दुश्मनों को मारने वाला। क्लियर है? तो याद रखना, अमिट्रोकेट्स और अमित्रघाट दोनों अलग अलग टर्म है। दोनों ही नाम से बिंदुसार को पुकारा जाता था। अमिट्रोकेट्स ग्रीक राजकुमारों द्वारा, वहीं अमित्रघाट महाभाष्य किताब में उन्हें पुकारा गया है। क्लियर है? बिंदुसार ने अपने साम्राज्य का काफी अच्छा एक्सपेंशन करा था। उन्होंने वो सभी लैंड पर फतेह हासिल करा था जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में आती है। ठीक है, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन पोर्शन, जो कि डेक्कन पोर्शन है कि नहीं इंडिया का, वो ऑलमोस्ट बिंदुसार के कब्जे में होगा। क्लियर है? बिंदुसार ने काफी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करे हुए थे पश्चिमी देश के राजाओं के साथ। प्लिनी ने अपने यात्रा वृतांत में बताया है कि पश्चिमी देश का राजा टॉलेमी II ने बिंदुसार के कोर्ट में अपना दूतावास भेजा था, जिसका नाम था डियोनिसिस। उसी तरह स्ट्रैबो ने अपने यात्रा वृतांत में ये मेंशन करा है कि सीरियन का राजा एंटियोचस I ने अपना दूतावास डिमैचस भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में। ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार ने आजीविका संप्रदाय ज्वाइन करा हुआ था। आजीविका संप्रदाय में नेकेड वैंडरिंग एसेटिक्स होते थे। दैट मीन्स ऐसे साधु संत होते थे जो कि बिलीव करते थे फेटलिज्म यानी नियतिवाद में, कर्म के सिद्धांत पर, और एक्सट्रीम पैसिविटी यानी अत्यधिक निष्क्रियतावाद में विश्वास रखने वाले साधु संत और इस तरह के फिलॉसफी और थ्योरी पर विश्वास करने वाले लोग शामिल थे। अब देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में। बिंदुसार के गुजरने के बाद बिंदुसार के सभी पुत्रों में वॉर ऑफ सक्सेशन चला लगातार 4 सालों तक कि अगला राजा कौन होगा, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। बौद्धिस्ट ग्रंथों की माने तो अशोका ने अपने मिनिस्टर राधा गुप्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी और मगध के नए सम्राट बन गए। अशोका जो थे वो ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर थे, मौर्य वंश के सबसे काबिल और सबसे बड़े सम्राट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दाहिने साइड में एक मैप दे रखा है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है जिसमें कि बताया गया है कि अशोका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करा था। सम्राट अशोक का साम्राज्य लगभग पूरे इंडिया पर फैला हुआ था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, एक्सेप्ट साउथ में अगर आप देखें तो जो केरला का
और आज के तमिलनाडु का पोर्शन है, बस वही अनशेडेड पोर्शन है, ठीक है। दैट मीन्स वहां पर केवल सम्राट अशोक का राज नहीं था, बाकी उन्होंने सभी जगह फतेह हासिल करा हुआ था, इंक्लूडिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो कि आज के डेट में पाकिस्तान अफगानिस्तान होता है, वहां पर भी इनका राज्य फैला हुआ था, ठीक है। सम्राट अशोक के बहुत सारे और भी अलग अलग तरह के नाम थे, ठीक है। अगर हम दीपवंसा और महावंसा ग्रंथों की बात करें तो उनके और भी अलग अलग नाम इस प्रकार थे, जैसे कि बुद्ध शाक्य, ये नाम उनके मास्की एडिक्ट में मेंशन्ड है। धर्मशोक, ये नाम उनके सारनाथ इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। देवनाम प्रिया, जिसका मतलब होता है बिलवेड ऑफ द गॉड, मतलब देवों का सबसे प्रिय है कि नहीं, भगवानों का सबसे प्यारा। नेक्स्ट प्रियदर्शी, जिसका मतलब होता है प्लीजिंग अपीयरेंस, मतलब जो देखने में काफी प्रिय हो, है कि नहीं, प्रिय दर्शन करने वाला, तो प्रियदर्शी। ये देखो यहाँ पर अशोक के अलग अलग नाम दिए हुए हैं और ये नाम कहाँ कहाँ किन अभिलेखों में मेंशन्ड है, लिखे हुए हैं, वो सभी यहाँ पे एक टेबल बना के दिया हुआ है, ठीक है। अक्सर एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए इस पे एक नजर डालते हैं। अशोका, ठीक है, जो कि उनका सबसे पॉपुलर नाम था, सम्राट अशोक, राइट। तो अशोक नाम जो है वो मास्की माइनर रॉक एडिक्ट में मेंशन्ड है, जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। देवनाम प्रिय, ये नाम गुजरात माइनर रॉक एडिक्ट में है। राजा अशोक, ये नाम नित्तूर माइनर रॉक एडिक्ट में है। फिर राजा अशोक देवनाम प्रिय, ये नाम उडेगोलम माइनर रॉक एडिक्ट में है, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे, ठीक है, रॉक एडिक्ट्स थे, वो दो तरह के थे, एक मेजर रॉक एडिक्ट्स और दूसरा माइनर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। करीब 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे और कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स थे, ठीक है। तो अब देखते हैं सम्राट अशोक का नाम प्रियदर्शी राजा मगध, ये मेंशन है भबरू बैराट माइनर रॉक एडिक्ट में। नेक्स्ट प्रियदर्शी राजा, ये बराबर की गुफाओं में मेंशन्ड है। प्रियदर्शी, ये कांधार में मेजर शिलालेख जो है वहां पे मेंशन्ड है। अशोक वर्धन, ये पुराणों में मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अशोक मौर्य, ये रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख में मेंशन्ड है, क्लियर है। तो इतने सारे नाम हैं सम्राट अशोक के और ये सभी अलग अलग शिलालेखों में मेंशन्ड है, कुछ मेजर रॉक एडिक्ट में, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट में और कुछ गुफाओं के इंस्क्रिप्शन में, क्लियर है। बिंदुसार के कार्यकाल के दौरान सम्राट अशोक उज्जैन और तक्षशिला के वाइसरॉय थे। वर्ड अशोक यानी अशोक का लिटरल मीनिंग क्या होता है, अगर आप इसे संधि विच्छेद करेंगे तो अ जोड़ शोक, ठीक है, यानी विदाउट सॉरो, जो शोक के बिना हो, ठीक है, विदाउट सॉरो। ये काफी सख्त दिल वाले थे, ठीक है, मतलब काफी हार्ड हार्टेड थे, तभी तो उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार गिराया। फिर कलिंगा युद्ध में भी उन्होंने भारी संख्या में नरसंहार किया था, लेकिन उसके बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो उन्होंने धर्म का मार्ग अपनाया, ठीक है। तो उससे पहले वो काफी हिंसक हुआ करते थे, क्लियर है। सम्राट अशोक के धम्म के बारे में बात करें तो धर्म का प्राकृतिक रूप है जिसका वास्तविक माने होता है यूनिवर्सल लॉ और राइटसनेस, दैट मीन्स धार्मिकता या सार्वभौमिक कानून। और सम्राट अशोक का धम्म इंस्पायर्ड था बुद्धिस्ट उपासक धम्म से। आसान शब्दों में कहें तो अशोक का धम्म बेसिकली बौद्ध धर्म के धम्म कॉन्सेप्ट से ही निकला था। द मेन एम ऑफ धम्म वॉज टू प्रिजर्व द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस। जो मुख्य उद्देश्य था धम्म का,
जो मुख्य उद्देश्य था धर्म का वो था टॉलरेंस यानी सहिष्णुता के आधार पर इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक और सोशल ऑर्डर को बनाए रखना, सामाजिक स्तर को बनाए रखना। धर्म भारतीय धर्मों में एक प्रमुख अवधारणा है जो ऐसे व्यवहारों को संदर्भित करता है जो जीवन को बनाए रखने वाली व्यवस्था और रीति रिवाज के अनुरूप हो। हिंदू धर्म में धर्म वह शक्ति है जो समाज को बनाए रखती है। अब धर्म के अंतर्गत पीपल शुड ओबे देयर पेरेंट्स, पे रिस्पेक्ट टू द ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड शो मर्सी टू स्लेव्स एंड पेजेंट्स। मतलब लोगों को अपने माँ बाप का आदर और आदेश का पालन करना चाहिए, ब्राह्मण्स को आदर सत्कार करना चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं को भी आदर भावना और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और छोटे मोटे किसान, बंधुआ मजदूर एवं गुलामों के प्रति करुणा की भावना दिखानी चाहिए। तो इस तरह के कुछ व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करके धर्म के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए और सामाजिक व्यवस्था बनाई रखनी चाहिए। क्लियर है? अब देखते हैं बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ धर्म। धर्म के गुण की बात करें तो कुछ बेसिक गुण जो धर्म के अंतर्गत आते हैं वो है कंपैशन, दैट मीन्स करुणा, चैरिटी मतलब दान, जरूरतमंदों को दान करना, ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई, ठीक है, सच्चाई की राह फॉलो करना, झूठ नहीं बोलना, और चौथा है जेंटलनेस यानी नम्रता, मतलब ईगो नहीं रखना, मॉडेस्ट रहना, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक बिंदुएं हैं धम्म कॉन्सेप्ट की, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं अशोक के धम्म के बारे में। क्लियर है? अगर हम दीप वंशा और महावंशा की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। निग्रोध के कहने पे, कौन था निग्रोध? तो अशोक के भतीजे थे जिसने कि 7 साल की उम्र में ही बौद्ध भिक्षु बनने का फैसला किया। लेकिन अगर हम दूसरे ग्रंथ दिव्यवादन के हिसाब से चलें तो उपगुप्त जो कि बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कन्विंस किया। सबसे पहले अशोक के काल में ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के बाहर हो पाया था। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उस समय श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और भी उन्होंने कई धर्म महामतयाज की अपॉइंटमेंट करा ताकि वो धर्म का और ज्यादा जोर शोर से प्रचार प्रसार कर सकें, प्रोपगेट कर सकें। उनके द्वारा कुछ धर्म प्रोपगेटर्स के नाम इस प्रकार हैं जिसको कि उन्होंने देश के अलग अलग कोने में और भारत से बाहर भी अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। पहला नाम है मजीम, जिसे अशोक ने हिमालय के क्षेत्रों में भेजा। दूसरा नाम है सोन और उत्तर। सोन और उत्तरा को सम्राट अशोक ने स्वर्ण भूमि यानी साउथ इंडिया की तरफ भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसी तरह रक्षित को उत्तरी बॉर्डर के पास भेजा गया। फिर धर्म रक्षित को पश्चिमी भारत में भेजा गया। मोह रक्षित को ग्रीक शहरों में भेजा गया
मोह धर्म को महाराष्ट्र रक्षित में भेजा गया, महादेव को महाराष्ट्र क्षेत्र में भेजा गया, और लास्ट में महेंद्र और संघमित्रा जो कि उनके बड़े बेटे और बड़ी बेटी थी, उसे सम्राट अशोक ने श्रीलंका में भेजा, यानी सिलोन में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। क्लियर है? सम्राट अशोक के वाइफ के बारे में देखें तो इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहला नाम आता है महादेवी का। महादेवी जो कि विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी। उन्होंने महेंद्र और संघमित्रा, एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया था। दूसरी पत्नी थी असंधिमित, तीसरी पत्नी थी पद्मावती। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आ जाए कि ये पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के समय की पद्मावती क्या दोनों सेम थी? नहीं, क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत के बारे में था, है कि नहीं, और यहाँ पे हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो पद्मावती सम्राट अशोक की तीसरी बीवी थी, ठीक है, जो कि कलिंगा की राजकुमारी थी। नेक्स्ट नाम आता है तीसारक्षिता। इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवाने का कोशिश किया था। इनफैक्ट वो एक डाल कटवाने में सफल भी हो चुकी थी, जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष था। नेक्स्ट नाम आता है रानी कौरवकी। इनके बारे में इलाहाबाद कोसम पिलर अभिलेख से पता चलता है। इन्होंने राजकुमार तिवारा को जन्म दिया था। आप लोग को याद होगा जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे और हम लोग बौद्ध संगति के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था, तीसरी बौद्ध संगति, ठीक है, जो कि 250 बीसी में हुआ था पाटलिपुत्रा में, वो सम्राट अशोक के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो लुम्बिनी जो कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थल था, वहां पर उन्होंने विजिट करा अपने दूसरे धर्म यात्रा के दौरान 257 बीसी में। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि किस धर्म यात्रा के दौरान उन्होंने लुम्बिनी विजिट करा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ समाज सेवा के भी काम करे थे, जैसे कि उन्होंने राहगीरों के लिए सराय बनवाया था। आप लोग को पता है ना सराय क्या होता है? क्या होता है सराय? जगह जगह पर पानी की व्यवस्था करना, ठीक है, ताकि राहगीरों को अपने यात्रा के दौरान अगर प्यास लगे तो आराम से सराय में जाकर पानी पी सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक तरह का छोटा सा रेस्ट हाउस भी रहता है। ठीक है, एक तरह का कह सकते हैं धर्मशाला भी रहता है, जहाँ पे राहगीर जो है अपनी यात्रा के दौरान ठहर सकते हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में इसे मुसाफिर खाना कहा जाता था, जिसमें कि मुसाफिर जो थे वो रुकते थे, खाते पीते, ठीक है, थोड़ा बहुत मनोरंजन करते, क्लियर, थोड़ा आराम करते और उसके बाद फिर अपने यात्रा पे आगे बढ़ते। क्लियर है? तो उन्होंने इस तरह की सराइयाँ की स्थापना करवाई, धर्मशाला बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, और जानवरों की जो बलि दी जाती थी उस कुप्रथा पर प्रतिबंध भी लगाया। क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अशोक ने और उनके पोते दशरथ ने बाराबर में केव्स का निर्माण करवाया था, पहाड़ी का, और गया के पास नागार्जुना हिल्स का भी निर्माण उन्होंने करवाया था। ठीक है, तो सम्राट अशोक और राजा दशरथ ये दोनों ही मौर्य वंश के शासक रहे, और इन दोनों ने ही गया के पास नागार्जुन और बराबर की पहाड़ियों का निर्माण करवाया। क्लियर है? इन्हीं पहाड़ियों में आजीविका संप्रदाय के लोग आश्रय लिया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कलिंगा युद्ध के बारे में। ठीक है, 261 बीसी में अशोक ने कलिंगा युद्ध लड़ा था, जब वो महाराज बन गए थे।
अभिलेखों की बात करें तो इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग करीब 1 लाख पीपल मारे गए इस युद्ध में। करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, कई लाख घायल हुए। बराबर की पहाड़ियां की जो अभी हमने बात करी उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बराबर की जो पहाड़ियां हैं उनमें 4 गुफाएं प्रेजेंट हैं। इनमें से 3 गुफा जो है उसमें सम्राट अशोक के अभिलेख मौजूद हैं। इन 3 गुफाओं का नाम है कर्ण चौपड़, दूसरा सुदामा गुफा और तीसरा लोमा ऋषि गुफा। क्लियर है? और जो चौथा गुफा है उसमें मौखाड़ी राजा अनंत वर्मन के अभिलेख मौजूद हैं। इन सभी गुफाओं को आजीविका संप्रदाय के भिक्षुओं को डोनेट किया गया सम्राट अशोक द्वारा। अब देखते हैं सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में। कितने तरह के अभिलेख थे? तो 3 तरह के। पहला रॉक एडिक्ट्स, दूसरा पिलर एडिक्ट्स, तीसरा केव इंस्क्रिप्शंस। राइट? तो रॉक एडिक्ट्स मतलब शिला अभिलेख, दूसरा पिलर एडिक्ट्स मतलब स्तंभ अभिलेख, और तीसरा केव इंस्क्रिप्शंस यानी गुफा अभिलेख। क्लियर है? तो रॉक एडिक्ट्स 2 तरह के थे, मेजर और माइनर। उसी तरह स्तंभ अभिलेख भी 2 कैटेगरी में विभाजित किए जाते हैं, मेजर और माइनर। राइट? अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2 पिलर्स जो थे, जो कि सम्राट अशोक के स्तंभ अभिलेख से ही जुड़े हुए थे, उन्हें फिरोज शाह तुगलक ने शिफ्ट करा दिल्ली में। एक टोपरा से पिलर लाया और दूसरा मेरठ से पिलर को लाया गया था, और उसे इन दोनों पिलर्स को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो सम्राट अशोक से भी जुड़ा हुआ है और दूसरा दिल्ली सल्तनत यानी फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी से भी जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अब ये देखो, यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है वो है अशोक के एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के बारे में। ठीक है? कि कौन कौन से अभिलेख जो है कहाँ कहाँ पाए गए हैं, उसका पूरा यहाँ पे चार्ट बना के दिया हुआ है। क्लियर है? लेकिन इतना याद रखना संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम लोग जरूर देखेंगे और याद रखने का कोशिश भी करेंगे। ठीक है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? अशोक के इंस्क्रिप्शंस में 5 तरह के भाषाओं का प्रयोग किया गया है। पहला है ब्राह्मी, दूसरा है खरोष्टी, तीसरा है प्राकृत, चौथा है अरामिक और 5वां है ग्रीक। ठीक है? तो ये 5 तरह के लैंग्वेजेस जो है वो यूज किए गए हैं अशोक के अभिलेखों में। क्लियर है? अब ये जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो धम्म के प्रिंसिपल्स को बताता है। इसीलिए इन 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आ चुके हैं कि बताइए सम्राट अशोक का जो प्रमुख शिलालेख है उसमें जो 13वां शिलालेख है वो किस बारे में है। तो आप लोग को पता होगा उसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। क्लियर है? तो ये हम लोग अभी एक नजर इस पे डाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इनका कंटेंट्स क्या क्या था। ठीक है? तो यहाँ रॉक एडिक्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, शिलालेखों के बारे में, तो पहला है 14 प्रमुख शिलालेख थे। ठीक है? जिसमें कि मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म के बारे में बताया गया है, और ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया गया है। तो पाकिस्तान में,
पाकिस्तान में मनसेरा में, और शाहबाजगढ़ी नामक जगह है पाकिस्तान में। और यहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं वो खरोष्ठी भाषा में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान, खरोष्ठी लिपि, क्लियर। और तो और इसके साथ साथ हमारे भारत में महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और देहरादून, इन सभी जगह से ये 14 प्रमुख शिलालेख प्राप्त हुए हैं सम्राट अशोक के। अब देख लेते हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ किंग अशोका, ठीक है। पहले रॉक एडिक्ट में बैनिंग ऑफ स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर रॉयल किचन एक्सेप्ट 2 पीकॉक्स एंड अ डियर, मतलब पशु बलि जो दी जाती थी खासकर राजशाही खानों के लिए, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। केवल अपवाद में 2 मोर और 1 हिरन रहेंगे, मतलब सभी तरह के पशु पक्षी के बलि देने पर प्रतिबंध लग गया, केवल 2 मोर और 1 हिरन को छोड़कर, ठीक है। दूसरा शिलालेख कहता है समाज सेवा के लिए कुछ काम किए गए थे, जैसे कि हॉस्पिटल्स बनवाना, पेड़ पौधा लगवाना, राहगीरों के आराम के लिए अच्छे यातायात यानी रोड्स बनवाना। तीसरा शिलालेख कहता है कुछ राजुकास और युक्तास का अपॉइंटमेंट किया गया कुछ प्रशासनिक वर्ग के लिए, और इन राजुकास और युक्तास का प्रत्येक 5 सालों पर इंस्पेक्शन किया जाता था। नेक्स्ट चौथा शिलालेख कहता है धम्म घोषा टू रिप्लेस भेड़ी घोषा, मतलब हिंसक कार्यों को छोड़कर धम्म का रास्ता अपनाना, मारकाट के बदले अच्छे कार्यों में खुद को समर्पित करना। पांचवा शिलालेख कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्रास फॉर द प्रोपगेशन ऑफ धम्म, मतलब धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्रास नामक मंत्रियों का अपॉइंटमेंट करना। 6th रॉक एडिक्ट कहता है धम्म महामात्रास को यह ऑर्डर दिया गया कि राज्य में अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने के लिए स्टेप्स उठाए जाएं। 7वां अभिलेख कहता है नीड फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट्स, सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का भाव होना। 8वां अभिलेख कहता है धम्म यात्रा का ही जो पार्ट था बोध गया यात्रा, उसके बारे में इस 8वें अभिलेख में डिटेल में चर्चा है। 9वां अभिलेख कहता है मेंशन ऑफ ट्रू रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, कुछ रीति रिवाजों के और सेरेमनीज के बारे में चर्चा है। 10वां अभिलेख कहता है अशोका's डिजायर टू गेन पॉपुलैरिटी फॉर धम्म, सम्राट अशोक की ये इच्छा थी कि वो धम्म प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में जाने माने जाए, मतलब धम्म के लिए वो पॉपुलर होना चाहते थे। इसी बात की चर्चा 10वें अभिलेख में है। 11वां रॉक एडिक्ट कहता है अप्रेजल ऑफ धम्म, धम्म के बारे में प्रशंसा की गई है। 12वां रॉक एडिक्ट कहता है प्रमोशन ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार प्रसार करना। और 13वां वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ है। रॉक एडिक्ट मेंशन करता है कलिंगा युद्ध में सम्राट अशोक के जीत के बारे में, और तो और इसके साथ ही उसमें 5 फॉरेन किंगडम्स के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। इससे पता चलता है कि सम्राट अशोक के संबंध पश्चिमी देश के राजाओं के साथ भी थे। 14वां जो कि आखिरी शिलालेख है वो बताता है नेचर ऑफ ऑल अदर रॉक एडिक्ट्स, बाकी सभी शिलालेखों के किस तरह के प्रकृति हैं, नेचर है, ठीक है।
उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मेंशन किया हुआ है। क्लियर है? तो ये रहा हम लोग का 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स और उसका कंटेंट। क्लियर? नेक्स्ट है 2 कलिंगा रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, ये नाम से ही क्लियर है कि ये जो शिलालेख था वो कलिंग युद्ध के बाद उड़ीसा में पाया गया। ठीक है, वो भी उड़ीसा के 2 जगह से, धौली और जौगाड़ा। क्लियर है? और इसमें बेसिकली न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेंशन्ड है, किस तरह से कलिंगा युद्ध के बाद जो है प्रशासन में एक नया सिस्टम, नई तरह से नया प्रणाली अपनाया गया। क्लियर है? तीसरा देखते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट्स में बेसिकली पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका और समरी ऑफ धम्म मेंशन्ड है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि सम्राट अशोक को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी उनका पर्सनल हिस्ट्री हुआ। तो ये सब जो है ज़्यादातर माइनर रॉक एडिक्ट्स में ही देखे गए हैं। क्लियर? और तो और धम्म के बारे में संक्षिप्त विवरण भी माइनर रॉक एडिक्ट से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये बहुत जगह पाए गए हैं इंडिया में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार के सासाराम में माइनर रॉक एडिक्ट्स पाए गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है भबरू बायराट रॉक एडिक्ट। क्लियर है? ये जो है बायराट राजस्थान में पाया गया है। ठीक है, बायराट नाम का जगह है राजस्थान में, वहाँ से ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। और इसमें बेसिकली अशोका ने जो बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया था, माफ करें, मेरे कहने का मतलब है कि सम्राट अशोक ने जो धर्म परिवर्तित किया था अपना, ठीक है, वो बौद्ध धर्म उन्होंने जो अपना लिया था, उसके बारे में ये मेंशन्ड है इस भबरू बायराट रॉक एडिक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं पिलर एडिक्ट्स। ठीक है, स्तंभ अभिलेख। 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 7 जगह आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बिहार के बहुत सारी जगह शामिल हैं। तो इसमें बेसिकली क्या क्या कंटेंट्स हैं? अपेंडिक्स टू रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, ये 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स कहाँ कहाँ हैं? प्रमुख स्तंभ शिलालेख। ठीक है, तो ये यूपी के मेरठ में है, पंजाब के टोपरा में है, यूपी के इलाहाबाद में है और 3 जगह बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा बिहार में। ठीक है, ये 3 जगह पे है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, डिटेल में जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पे 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स के बारे में मेंशन्ड है, लेकिन जब हमने प्लेसेस काउंट करा तो मात्र 6 ही थे। ठीक है, मेरठ 1, टोपरा 2, इलाहाबाद 3, लौरिया नंदनगढ़ 4, लौरिया अरेराज 5, रामपुरवा बिहार 6। तो 7वां कहाँ गया? देखिए, अशोक का जो 7वां प्रमुख स्तंभ शिलालेख है वो अन्य 6 स्तंभ शिलालेखों पर नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो यूनिक है, जो कि नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अशोक स्तंभ के रूप में मौजूद है। और तो और ये जो 7वां शिलालेख है वो अन्य स्तंभ शिलालेखों और प्रमुख शिलालेखों के कुछ हिस्सों का संकलन उसे माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, 7वें शिलालेख की लिपि और लेआउट अन्य शिलालेखों की तुलना में काफी लो क्वालिटी का है। ठीक है, तो उसे इसीलिए जो है इन 7 पिलर एडिक्ट्स में शामिल नहीं किया गया है, उसको एक अलग यूनिक रूप से उसे रखा गया है, एक यूनिक अशोकन पिलर। ठीक है, जो कि प्रेजेंट है नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। क्लियर है? अब देखिए, मैंने आप लोग को बताया था कि 2 पिलर को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शिफ्ट किया गया था दिल्ली। तो उसमें से एक था ये मेरठ वाला माफ कीजिए, मेरठ यूपी वाला मेजर पिलर एडिक्ट, जिसे कि मेरठ से दिल्ली मूव किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और दूसरा था टोपरा, पंजाब से शिफ्ट किया गया दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, तीसरा था इलाहाबाद यूपी। ठीक है, जो कि ओरिजिनली लोकेटेड था कौसम्बी में और फिर उसको बाद में इलाहाबाद मूव किया गया। ठीक है, चौथा रामपुरवा चंपारण बिहार में है। ठीक है, 5वां लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में है।
अच्छा ये बताओ कौन सा चंपारण, वेस्ट चंपारण या ईस्ट चंपारण, कमेंट में लिखो तो। छठा लौरिया आर्यराज, ये भी चंपारण बिहार में। क्लियर है? अच्छा चलो हम बता ही देते हैं। लौरिया आर्यराज जो है वो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है बिहार के, ठीक है, पूर्वी चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ जो है वो पश्चिमी चंपारण यानी वेस्ट चंपारण में प्रेजेंट है, ठीक है। रामपुरवा ये भी पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, वेस्ट चंपारण में। क्लियर है? अब देखो अशोकन पिलर एट इलाहाबाद कंटेन्स 2 मोर लेटर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, मतलब अशोक का जो पिलर है इलाहाबाद में, ठीक है, उसमें 2 और अभिलेख शामिल है। किसके किसके? पहला तो है समुद्रगुप्त के, ठीक है, जो कि गुप्ता शासक थे, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति रिटन बाय पोएट हरिसेन, ठीक है, उनके जो कोर्ट पोएट थे हरिसेन, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था, ठीक है। यही प्रयाग प्रशस्ति जो है वो अशोक के पिलर पर प्रेजेंट है। दूसरा मुगल एम्परर जहांगीर, इनके अभिलेख भी अशोक के स्तंभ पर शामिल है जो कि इलाहाबाद में है, ठीक है। तो अशोक का जो स्तंभ है इलाहाबाद में, उसमें राजा अशोक के अलावा भी समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माइनर पिलर एडिक्ट्स। 3 माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ है? पहला है मध्य प्रदेश के सांची में, दूसरा सारनाथ यूपी और तीसरा इलाहाबाद यूपी, ठीक है। इन तीनों ही माइनर पिलर एडिक्ट्स पे मुख्य रूप से लीगल अनाउंसमेंट है अशोका का। सम्राट अशोक जो भी अनाउंस करते थे उनकी घोषणाएं शामिल हैं, और तो और सम्राट अशोक का धर्म के प्रति जो जुनून था उसके बारे में भी इन माइनर पिलर एडिक्ट्स पे चर्चाएं मेंशन्ड है, ठीक है। इलाहाबाद वाला जो माइनर पिलर एडिक्ट है इसको क्वींस एडिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस स्तंभ शिलालेख पर सम्राट अशोक की महारानी द्वारा उनको दिए गए एक गिफ्ट के बारे में चर्चा है, इसीलिए इसको क्वींस एडिक्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 तेराई पिलर एडिक्ट्स, ठीक है। 2 और स्तंभ शिलालेख मिले हैं, कहाँ से? तो नेपाल के तराई से, इसीलिए इसको 2 तेराई पिलर एडिक्ट्स कहते हैं, ठीक है। एक मिला है नेपाल के तराई से और दूसरा मिला है लुम्बिनी या रुमिनडेई नामक जगह है जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आप लोग को याद होगा, ठीक है। कब हुआ था? ईस्वी याद है ना? लिखो तो कमेंट में जरा, ठीक है। देखो इंटरेक्टिव स्टडी करने से अच्छा लगता है कि नहीं? हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लोग अगर अपना फीडबैक देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं? अगर मुझे कोई सुधार करने की जरूरत है तो ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो भी पढ़ाएं वो सभी को अच्छे से समझ में आए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो चाहे वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो, ठीक है। हाँ कभी कभी वीडियो अपलोड करने में देरी हो जाती है, लेकिन हम शॉर्टकट वाला कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। देर हो लेकिन दुरुस्त हो, क्लियर है? तो देखिए ये दोनों जो पिलर एडिक्ट्स थे जो कि नेपाल से प्राप्त हुए थे, उसमें बेसिकली अशोकाज रिस्पेक्ट फॉर बुद्धिज्म मेंशन्ड है, मतलब सम्राट अशोक कितना बौद्ध धर्म को आदर सत्कार करते थे, ठीक है, दिल से इज्जत देते थे, इसके बारे में इन स्तंभ शिलालेखों में चर्चा की गई है, क्लियर है? चौथा और मौर्य वंश का आखिरी शासक था बृहद्रथ, जिससे कि उन्हीं के मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र शुंगा ने हत्या कर दी और फिर अपना शुंग वंश शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मौर्य वंश का प्रशासन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मौर्य डायनेस्टी। अब देखो मौर्य साम्राज्य में
पाटलिपुत्र, कौशंबी, उज्जैन और तक्षशिला, ये कुछ प्रमुख शहर हुआ करते थे। ठीक है, पूरा का पूरा साम्राज्य जो था वो बहुत सारे प्रोविंसेस में बटा हुआ था और प्रत्येक प्रोविंस जो था वो एक प्रिंस के अंदर था। ठीक है, मतलब ये ऐसे समझ सकते हो कि पूरा एम्पायर मान लो इंडिया है, तो इंडिया जो है बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ है, यानी छोटे छोटे प्रोविंसेस में बटा हुआ है, और प्रत्येक स्टेट जो है वो गवर्नर एक नॉमिनल हेड के रूप में उसे संभालता है। ठीक है, और एक चीफ मिनिस्टर होता है प्रत्येक स्टेट्स में। तो उसी तरह से प्रत्येक प्रोविंस में एक प्रिंस हुआ करता था। ठीक है, मतलब राजकुमार हुआ करते थे, किसी न किसी राजा के बेटे हुआ करते थे। क्लियर है। और फिर ये प्रोविंसेस जो है वो भी और छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है, और मौर्य वंश का एक विशेषता ये है कि इसके प्रशासन में दोनों तरह के रूरल एज वेल एज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, मतलब शहरी एज वेल एज ग्रामीण दोनों तरह के यहाँ पे प्रशासन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो आप एक पिरामिड देख रहे हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौटिल्य दैट इज चाणक्य ने क्या कहा था कि एक स्टेट जो है वो कंसिस्ट करता है 7 अंगाज और सप्तांग राज्य। दैट मीन्स एक राज्य को चलाने के लिए जो है 7 अंगों की जरूरत पड़ती है, और ये 7 अंग जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, एक इंटर रिलेटेड और इंटरलॉक्ड रहते हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं और इस पिरामिड को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सप्तांग राज्य की जो बात किया गया है कौटिल्य के द्वारा, उसमें एक पिरामिड के रूप में समझो कि सबसे ऊपर स्वामी यानी राजा रहता है, उसके नीचे अमात्य यानी कुछ हाई ऑफिशियल्स रहते हैं। ठीक है, उसके नीचे जनपद यानी टेरिटरी और पॉपुलेशन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके नीचे दुर्ग यानी फोर्टिफाइड कैपिटल यानी एक किला रहता है जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, उसके नीचे कोष यानी ट्रेजरी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, राजकोष आपने सुना होगा, पहले के ज़माने में राजा महाराजा के ज़माने में जो है राजकोष हुआ करता था, है कि नहीं, जिसमें कि राज्य की सारी संपत्ति इकट्ठा की जाती थी और उसको संभालने के लिए एक ट्रेजरर होता था। ठीक है, राजकोषाध्यक्ष। ठीक है, कोषाध्यक्ष होते थे। ठीक है, उसके नीचे क्या होगा, दंड या बाल। ठीक है, बाला दैट मीन्स जस्टिस और फोर्स। अच्छा, बाला नहीं, बल है ये। ठीक है, दंड या बल, जस्टिस या फोर्स मतलब न्याय देखने वाला, और जरूरत पड़े तो न्याय दिलाने के लिए बल का भी इस्तेमाल करना, बलपूर्वक कोई कार्य अगर करवा रहा है तो उसे दंड देना। ठीक है, जस्टिस उसके लिए मौजूद था। और सबसे लास्ट जो था वो था मित्र दैट इज एली। ठीक है, हर एक साम्राज्य के कुछ मित्र हुआ करते थे, कुछ मित्र राज्य होते थे, कुछ शत्रु होते थे। ठीक है, तो इस तरह से एक राज्य जो है वो 7 मापदंडों पर चलता था। ठीक है, इसके 7 अंग होते हैं। क्लियर हो गया। सबसे ऊपर स्वामी राजा, उनके अंतर्गत कुछ हाई ऑफिशियल्स अमात्य होते थे, और ये दोनों मिलकर जनपद को संभालते थे। ठीक है, टेरिटरी जिसमें कि उनकी प्रजा यानी जनसंख्या रहती थी। ठीक है, ये सभी फोर्टिफाइड किला यानी दुर्ग में रहते थे। ठीक है, राज्य के खर्चे के लिए एक कोष हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद राज्य में अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो उसको दंड देने के लिए भी व्यवस्था थी जस्टिस का। और उसके बाद राज्य के कुछ मित्र होते थे जिसको एली कहते हैं। क्लियर। अभी देखो, इसको अगर हम पॉलिटिकल भाषा में समझें, ठीक है, तो चाणक्य ने वैसे भी जो कौटिल्य लिखा था, माफ कीजिएगा, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र किताब लिखी थी, ठीक है, वो बेसिकली क्या था, एक बुक था जो कि स्टेट्स क्राफ्ट के बारे में बताता था कि किस तरह से एक राजा जो है वो प्रजा को संभाल सकता है। ठीक है, किस तरह से वो बेहतर प्रशासनिक कार्यों को कर सकता है, उसके लिए क्या क्या राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए,
ठीक है। ये सब के बारे में जो है उन्होंने अपने किताब अर्थशास्त्र में चर्चाएं की थी। ठीक है, तो याद रखना, नाम भले ही अर्थशास्त्र है लेकिन वो कोई इकोनॉमिक की किताब नहीं है, बल्कि वो पॉलिटिकल बुक है। ठीक है, जिसमें कि एक राजा को राज्य चलाने के बारे में, प्रशासन के बारे में पूरा डिटेल अकाउंट दिया गया है। ठीक है, मतलब वृत्तांत बताया गया है। अभी देखो, मैंने भी क्या बताया कि मौर्य वंश में जो है दोनों तरह के प्रशासन मौजूद थे, रूरल भी और अर्बन भी। ठीक है, इसको हम देखते हैं इस पिरामिड से। सबसे ऊपर क्या होता था? एम्पायर। ठीक है, मतलब साम्राज्य, जिसका हेड होता था कौन? स्वामी, दैट इज राजा, किंग। ठीक है, उसके अंतर्गत आता था प्रोविंसेस, यानी छोटे छोटे राज्य कह सकते हो। ठीक है, जिसको हेड करता था कौन? तो आर्यपुत्र या कुमार या वाइसरॉय, जो कि मोस्टली प्रिंसेस होते थे, जो कि गवर्नर्स होते थे। आज के डेट में भी स्टेट्स में गवर्नर्स होते हैं, उसमें भी जो है उस समय में भी जो है प्रोविंसेस में गवर्नर्स होते थे, जो कि मोस्टली राजा के बेटा होते थे। ठीक है, प्रिंसेस होते थे। ठीक है, उनको आर्यपुत्र या कुमार या वाइसरॉय के नाम से जाना जाता था। अब ये प्रोविंसेस भी जो थे वो डिविजन्स में डिवाइडेड थे। अब ये प्रोविंसेस जो थे वो डिविजन्स में डिवाइडेड थे, जिसको प्रमंडल कहते हैं। ठीक है, ये कोई एडवाइजरी यानी सलाहकारी बॉडी नहीं होता था, और इसको गवर्न करने वाला होते थे प्रदेशिकास। ठीक है, इसके नीचे आता है जिला, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जिसको उस समय आहाराज या विशेष के नाम से जानते थे, और इसको गवर्न करता था कौन? तो राजुकास, और इसको मदद करने वाला होते थे युक्ताज और क्लर्क्स। क्लियर, इसके नीचे होते थे कुछ ग्रामों का समूह। ठीक है, विलेज ग्रुप्स, जिसको असिस्ट करने वाले होते थे गोपास, और इसको गवर्न करते थे स्थानिकास। ठीक है, और सबसे नीचे पायदान पे होते थे विलेज यानी गांव, जिसके हेड होते थे ग्रामिका या ग्रामीणी। ठीक है, आज के डेट में देखें तो इंडिया को एम्पायर मान लो, प्रोविंसेस यानी जो 28 राज्य हैं अभी हम लोग का, 28 स्टेट्स, फिर डिविजन्स, आज भी हम लोग के डिविजन्स होते हैं। ठीक है, इंडिया में जो है अभी, ठीक है, करीब 103 प्रमंडल हैं। ठीक है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट जिला हो गया, तो करीब 747 जिला है अभी पूरे इंडिया में। ठीक है, उसके नीचे विलेज ग्रुप्स हो गया, और सबसे नीचे विलेज हो गया। करीब 7 लाख गांव मौजूद हैं अभी पूरे भारत में। ठीक है, आज के डेट में 2024 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल का जो है वो बिल्कुल मेलजोल खाता है आज के डेट में जो हमारा भारत में केंद्रीय प्रशासन है उससे। क्लियर है, आगे देखते हैं। जो सुप्रीम पावर था, ठीक है, यानी मेन अथॉरिटी जो था वो राजा हुआ करते थे। ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए मंत्री परिषद था। ठीक है, जिसको आज के डेट में हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। फिर युवराज हुआ करते थे, जो कि राजा के उत्तराधिकारी होते थे। ठीक है, क्राउन प्रिंस। फिर पुरोहित होते थे, चीफ प्रीस्ट। ठीक है, जो कि राजा को धार्मिक मामलों में सलाह देते। उसके बाद सेनापति होते थे। ठीक है, जो कि कमांडर इन चीफ होते थे, सेना को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, उसको कमांड करना सेनापति का काम होता था, मिलिट्री इन चीफ। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो कि ये मंत्री परिषद का गठन करते। ठीक है, उसके अंतर्गत कौन कौन से ऑफिसर्स आते थे, ये देखो। पहला है राजूकास, दैट इज पटवारी। ठीक है, आज के डेट में भी पटवारी जो है वो लैंड सर्वे से जुड़ा हुआ रहता था, और उस समय में भी पटवारी का जिम्मेदारी यानी राजूकास का जिम्मेदारी था सर्वेइंग ऑफ लैंड। दूसरा है धम्म महामात्यास। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि ये धर्म के प्रचार प्रसार में लगे होते थे ऑफिसर्स। तीसरा है प्रदेशता। ठीक है, ये क्रिमिनल कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। फिर है प्रदेशिका। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूजियाना नहीं, प्रदेशता और प्रदेशिका दोनों अलग अलग हैं। प्रदेशिका होते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, जिला के मजिस्ट्रेट होते थे, और प्रदेशता क्रिमिनल कोर्ट के जज। फिर है युक्ता। ठीक है, जो कि सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर थे, एक तरह के कर वसूलने वाले ऑफिसर। फिर है स्थानिका, ये भी एक तरह के कर वसूलने वाले ही कलेक्टिंग ऑफिसर होते थे, जो कि प्रदेशिका के अंतर्गत आते थे, डीएम के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो डीएम के अंतर्गत स्थानिका होते थे, युक्ता होते थे। ठीक है, ये सभी कर वसूलने के ऑफिसर्स थे। फिर है गोपा, जो कि अकाउंट्स देखते थे, अकाउंट्स यानी फाइनेंसेस के लिए जिम्मेदार होते थे। फिर है व्यवहारिका या धर्मास्था, ये सभी जजेस होते थे सिविल कोर्ट के। फिर है संहारता। ठीक है, जो कि कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू होते थे। ठीक है, आज के डेट में भी रेवेन्यू कलेक्टर को संहारता कहते हैं। ठीक है, फिर है सानिध्यता। ठीक है, जो कि चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होते थे, एक तरह के कोषाध्यक्ष। फिर है नगारका, जो कि इंचार्ज होते थे पूरे नगर प्रशासन के। ठीक है, फिर होता था
नगराध्यक्ष, ठीक है, जो कि मजिस्ट्रेट होते थे, जो कि नगर और शहरों को देखभाल करते। फिर होते थे प्रदेश 30, जो कि ऑफिसर्स होते थे, जो कि रिस्पॉन्सिबल था सप्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स के लिए, ठीक है, कि राज्य में ज़्यादा क्राइम ना हो, ठीक है, उनको देखभाल करना प्रदेश 30 का काम था। फिर है बंधानागार, ठीक है, नाम से क्लियर है, ये जेल होता था। फिर नेक्स्ट है चरका, ठीक है, चरका पुलिस लॉकअप को कहते हैं, ठीक है। तो उस समय के ये सभी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के अभिन्न अंग हुआ करते थे, जिसके फंक्शंस हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पहले 4 प्रोविंस हुआ करता था, लेकिन बाद में अशोक के काल में जो है कलिंग को 5वां प्रोविंस के रूप में ऐड किया गया, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रोविंस की बात करें, नॉर्दर्न प्रोविंस का, तो उत्तर पथ कहते थे और इसका राजधानी होता था तक्षशिला। फिर वेस्टर्न प्रोविंस को अवंती राष्ट्र के नाम से जानते थे और इसका राजधानी था उज्जैन। ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस की बात करें तो वो पाटलिपुत्रा था, इसकी राजधानी भी खुद पाटलिपुत्रा ही थी। फिर कलिंग ईस्टर्न प्रोविंस में आता है, ठीक है, इसकी राजधानी तोशाली थी। फिर दक्षिण पथ, जो कि सदर्न प्रोविंस होता था, इसका राजधानी स्वर्णगिरी थी, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार जो है मौर्य प्रशासन में जो है वो बेसिकली 6 कमिटीज हुआ करता था, खासकर पाटलिपुत्रा का जो प्रशासन की उन्होंने बात की है, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने अपने किताब में मेंशन कराया कि 6 कमिटीज़ हुआ करता था और प्रत्येक कमेटी में 5 सदस्य होते थे और प्रत्येक कमेटी का अपना अलग अलग फंक्शन था। जैसे कि पहला कमेटी जो था वो इंडस्ट्री को डील करता था, ठीक है, कमोडिटीज़ यानी किस तरह की वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही हैं, इसको देखता था। दूसरा कमेटी जो है वो विदेशियों के देखभाल में लगा रहता था। तीसरा कमेटी जो था वो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड रखता। चौथा कमेटी जो था वो व्यापार और कॉमर्स रेगुलेशंस का देखभाल करता, उनकी जिम्मेदारी थी। 5वां कमेटी का जिम्मेदारी था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मार्केटिंग और सर्विसेज देखना। छठा कमेटी का फंक्शन था टैक्स कलेक्शन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, मतलब जो भी वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही हैं उन पे कर वसूलना, ठीक है। फिर अगर हम देखें मिलिट्री और जुडिशरी के बारे में, तो जो कि एक रोमन राइटर थे प्लिनी, ठीक है, उनके यात्रा वृत्तांत के अनुसार चंद्रगुप्त के साम्राज्य में जो था करीब 6 लाख पैदल घोड़ा, माफ कीजिए, 6 लाख जो थे वो पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी के सेना मौजूद थे। एक दूसरे अन्य सोर्स से ये पता चलता है कि मौर्य वंश के सेना में जो है करीब 8,000 रथ और एक नेवी भी शामिल था। ऐसा माना जाता था कि करीब मौर्य का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ था, ठीक है, मिलिट्री पावर था, वो नंद वंश के कंपैरिजन में, नंद वंश की तुलना में 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि बड़ा साम्राज्य था और बहुत ही अच्छी संसाधन मौजूद थी। फिर दंड या बल, ठीक है, जिसकी अभी हम लोगों ने सप्तंग राज्य में चर्चा की थी पिरामिड में। ये बेसिकली राजा खुद हुआ करते थे, ठीक है। किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी न्यायिक प्रशासन था उनमें राजा जो थे वो अल्टीमेट अथॉरिटी थे, उनका निर्णय अंतिम होता था, ठीक है। ज़्यादातर जो भी केसेस थे वो विलेज लेवल यानी गांव के स्तर पर ही डिस्पोज हो जाया करते थे, ठीक है। उसके बाद पिलर एडिक्ट 4 में जो है सम्राट अशोक ने मेंशन करा है कि जुडिशियल प्रोसीजर जो था वो शुड बी बेस्ड ऑन फेयरनेस, दैट इज न्यायिक कार्य जो था वो समानता पे आधारित था, ठीक है। तो ये था हम लोग का अभी तक का मौर्य वंश, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो अच्छे से आप लोग जो है इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो भी चैनल पे प्रीवियस वीडियोस हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, उसको आप रिवीजन करते रहना। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, अपना बिहार हो गया, ये सब जो है आप लोग रिवाइज करते रहना ताकि दिमाग में फ्रेश बना रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, ठीक है। तो थोड़ा लेट हो गया वीडियो आने में, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, फोकस ओनली स्टडी के साथ जुड़े रहें और इस तरह सपोर्ट करते रहें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।